हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सामाजिक विज्ञान का इतिहास हम पढ़ रहे थे। इतिहास में आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया था। इसके 2 लेक्चर हो चुके थे, जिसका नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस वीडियो में लेक्चर जो नंबर थर्ड है, इसमें हम बात करेंगे कि जो कंट्री है ग्रीस, उसमें कैसे क्रांति की शुरुआत हुई और उसको कैसे एक इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र देश की मान्यता दी गई। तो हुआ यूँ कि जो ग्रीस की लड़ाई है, ग्रीस में ग्रीस को आज़ादी मिली कैसे। तो ग्रीस जो था उस टाइम में, जो ओटोमन एम्पायर एक ओटोमन साम्राज्य जो है, एक राजाओं का एक संगठन था। और इनका भी जो साम्राज्य है बहुत सारे देशों में फैला हुआ था। तो उसमें जो ग्रीस भी एक, ये जो देश है, पार्ट था। तो यहाँ पे जो संघर्ष की शुरुआत हुई थी 1821 से। और ये संघर्ष की शुरुआत की उस मध्य वर्ग ने, जिसके बारे में हमने लेक्चर सेकेंड में भी बहुत डिस्कस किया था इसके बारे में, कि मध्यम वर्ग थे, अभिजात वर्ग था, और कुछ जो ये औद्योगिक श्रेणी के वर्ग थे, वो लोग थे। तो इसमें ये जो राष्ट्रवाद की भावना थी, ये यूरोप का जो मध्य वर्ग था ना, मध्य वर्ग जो पढ़ लिख के बहुत ज़्यादा होशियार हो गया, तो इन्होंने जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया। और आंदोलन का नेतृत्व करने के बाद में ग्रीस के जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे, जिनको देश से बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको निकाल दिया गया था, तो उनको इनका समर्थन प्राप्त था। अब ये लोग क्या मांग कर रहे थे कि जो ग्रीक की प्राचीन हमारी संस्कृति है, जैसे आपको पता होगा कि ग्रीक में बहुत साल पहले वहाँ पे जो सभ्यता डेवलप हुई थी, जब हमारे वहाँ इंडिया में सिंधु घाटी सभ्यता थी, वैसे ही ग्रीक की एक अलग ही सभ्यता हुआ करती थी, जहाँ पे वो अलग अलग देशों की पूजा करते थे। और ये जो ऑटोमन एम्पायर था, ये बेसिकली मुस्लिम साम्राज्य का एक पार्ट था। तो ये मुस्लिम साम्राज्य का विरोध करते थे। अभी के जो ग्रीस के लोग थे, वो मुस्लिम साम्राज्य का विरोध कर रहे थे। और यूरोप के जितने भी लोग थे, वो चाहते थे कि जो ग्रीक संस्कृति थी, ग्रीक देश में यानी ग्रीस में उत्पत्ति हुई थी उसकी, तो वो जो है संस्कृति को ग्रीस के लोग पुनः अपनाएं और ऑटोमन साम्राज्य से अलग हो जाएं। इसके लिए बहुत सारे मुस्लिम साम्राज्य का विरोध करने के सम्मान में, उसको उसको विरोध करने के चक्कर में बहुत सारे कवि ने, कलाकारों ने कविताएं लिखी, कलाकारों ने पेंटिंग्स बनाई। और ये सारी पेंटिंग्स इतनी मशहूर हुई, इतनी मशहूर मशहूर हुई कि लोगों के जनमानस पे ये हो गया कि नहीं, अब हमको ऑटोमन एम्पायर के अंदर नहीं रहना है और हमारे देश ग्रीस को आज़ादी मिलनी चाहिए। और आखिरकार क्रांति शुरू हुई 1821 में। और 1832 में, यानी 11 सालों तक क्रांति करने के बाद में, आखिरकार एक जगह है जिसको बोलते थे कॉन्स्टेंटिनोपल। तो कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी हुई। और इस ट्रीटी में फाइनली ग्रीस को एक स्वतंत्र देश फाइनली बना ही दिया गया। तो जो ग्रीस को ये आज़ादी मिली 11 सालों के संघर्ष के बाद में, इसमें कुछ कुछ कवियों की बहुत ज़्यादा भूमिका थी। कुछ कवियों की भूमिका थी जिन्होंने राष्ट्रवादी भावना को बहुत ज़्यादा बढ़ाया था। तो इस जो कवियों की भूमिका थी, इसको एक नाम देते हैं सांस्कृतिक आंदोलन, रोमांटिसिज्म। क्या बोलते हैं इसको? रोमांटिसिज्म बोलते हैं। तो रोमांटिसिज्म जो एक सांस्कृतिक आंदोलन था, ये राष्ट्रवाद की अलग ही तरीके की भावना थी, जिसमें जिसमें जो कवि थे, जिसमें जो राइटर्स हुआ करते थे, पोएट हुआ करते थे, वो विज्ञान और तर्क को आलोचना करते थे इसकी, कि विज्ञान नाम की चीज़ होती नहीं है, हर एक चीज़ को तर्क से देखना। जैसे भगवान है तो भगवान के ऊपर क्या क्वेश्चन करना है, कि भगवान को जब तक देखेंगे नहीं तो हम नहीं मानेंगे। तो हर एक चीज़ के पीछे साइंस ढूंढना, उसके पीछे लॉजिक ढूंढना, इनके अनुसार गलत होता है। अगर भगवान है तो आप उसको मानो। आप, हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? भावुकता होना चाहिए, सहजता, ज्ञान होना चाहिए। और जितने सारे रहस्य हैं, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है इन रहस्यों, सहज ज्ञान और भावुकता पे ही आधारित होना चाहिए। हमारी जो ग्रीक संस्कृति है, ये यहाँ के जो कवि लोग थे, जिन्होंने रोमांटिसिज्म को इस्टेब्लिश किया, उसको बढ़ावा दे रहे थे, वे कह रहे थे कि हमारी एक साझा संस्कृति का इतिहास है, आप उसको बढ़ाओ। और उसको जब बढ़ाओगे, आप अपनी ग्रीक संस्कृति को पुनः मानोगे, तो आप एक राष्ट्र के रूप में उभरोगे और पूरे के पूरे विश्व में छा जाओगे। ये वो कंट्री है, रेड कलर से जो मार्केबल है ना, ये ये इसी नाम कंट्री का नाम था ग्रीक। इसको इंग्लिश में ग्रीस बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी कैपिटल हुआ करती थी यहाँ एथेंस में। ये दिख रहे हैं एथेंस, ये थोड़े थोड़े इसके आइलैंड्स हैं इसके ईस्ट साइड में। ये ईस्ट है, पता ही होगा, मैंने बताया था आपको कि। और ये नॉर्थ हो गया आपका, ये पोर्शन साउथ हो गया, और ये हो गया वेस्ट साइड। तो ये पूरा का पूरा वाटर बॉडी में है। तो ये जो वाटर बॉडी देख रहे हैं साउथ में, इसको बोलते हैं भूमध्य सागर।
ये जो सागर है इसको बोलते हैं एजियन सी, एजियन सी, और इसको बोलते हैं टेरेनियन सी, एजियन सी, टेरेनियन सी। और ये आपको दिख रहा है येलो कलर का, ये येलो कलर का पूरा जो दिख रहा है ये ऑटोमन एम्पायर था, और ये ऑटोमन एम्पायर का भी पार्ट था, बट इसको 1832 में से स्वतंत्रता मिल गई। और ये ग्रीस का कब का मैप है? 1830 ईस्वी का, समझ गए? तो बहुत सारे जो रोमांटिक रोमांटिसिज्म कवि जो थे, वो रोमांटिकता को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे। उसमें से ही जर्मनी के एक तर्कशास्त्री थे, जर्मनी एक देश था जो प्रसिया, पता है ना कि जो 13 वो थे कस्टम यूनियन मिला करके बनाया गया था, जो जर्मन भाषा बोलने वाले लोग थे। तो उसी में जर्मनी के एक तर्कशास्त्री थे, इनका नाम था जोहान गाटफ्रीड हर्डर, जोहान गाटफ्रीड हर्डर। इन्होंने ये माना कि जो जो जर्मन संस्कृति है, वो जर्मन संस्कृति जर्मन के जो आम लोग हैं, आम लोग में कौन कौन होते हैं? जो एक छोटा किसान है, एक छोटा इंडस्ट्री में काम करने वाला लोग है, बंदा है, उसमें अगर आप जर्मन संस्कृति को ढूंढेंगे तो जा कर के आपको मिलेगी। जो बड़े लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, जो इंडस्ट्री के मालिक हैं, वो जर्मन संस्कृति को क्या समझेंगे? वो तो जर्मन संस्कृति को भूल चुके हैं। लेकिन जो गांव में रहने वाला गरीब इंसान है, वो उससे जाकर जर्मन संस्कृति के बारे में पूछिए, उसको बहुत ज़्यादा भरपूर नॉलेज होगी, और वो उसकी इज्जत भी करता है। तो ये जो रोमांटिक विचारक थे, ये देश की सच्ची भावना को और लोकप्रिय बनाने के लिए क्या करते थे? गीत लिखा उन्होंने, ना डांस कर कर करके अपनी जर्मन संस्कृति को बढ़ावा दे रहे थे। और इसको मानने वाले जो ज्यादा लोग थे ना, वो क्या थे? निरक्षर थे। मैंने बताया ना कि जितने निरक्षर लोग होते हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, वो भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं, संस्कृति को बहुत ज्यादा मानते हैं। और जितने लोग पढ़े लिखे होते होते हैं, वो मानते कम, उस पर क्वेश्चन ज्यादा करते। तो जो क्वेश्चन ज्यादा करते थे, उनसे ये चिढ़ते थे, रोमांटिसिज्म को मानने वाले। तो उन्हीं लोगों को टारगेट करने के लिए, समझाने के लिए, इस भाषा को बढ़ावा देने के लिए कविता हो गया, नृत्य हो गया, पम्पलेट्स हो गया, बुक्स हो गया, इसका ये लोग सहारा लेते थे। और यही वो लोग थे जो अपनी भाषा, जो जर्मन भाषा थी, उसको बोलते थे और उसको कहते थे कि हमें फ्रेंच भाषा नहीं, जर्मन भाषा को प्रमोट करना चाहिए। सेम तरीके से पोलैंड में एक व्यक्ति था, इनको इनका नाम था कैरोल करस्पिंकी। क्या नाम था इनका? पोलैंड के व्यक्ति थे, इनका नाम था कैरोल करस्पिंकी। इन्होंने ओपेरा के माध्यम से, ओपेरा एक जगह है वहाँ पे, तो ओपेरा में जैसे कि बच्चों के खेलने वाले खिलौने होते हैं, स्विमिंग पूल्स वाली थोड़ी सी फैसिलिटी होती है। तो उसके माध्यम से कैसे कि राष्ट्रवाद, देश को कैसे बढ़ाया जाता है, देश में कैसे एकता लाई जाती है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए पोलैंड का जो व्यक्ति था कैरोल करस्पिंकी, इन्होंने जो है सेम वही किया जो जर्मनी के गाटफ्रीड हर्डर ने किया। यानी इन्होंने भी लोक नृत्य किए, ढेर सारे डांस करके, म्यूजिक कर करके, ठीक है ना। और लोगों को क्या करते थे? एकजुटता लाते थे। और पोलोनेज और मार्जुका जो बाद में चल के क्या बन गए? इसका राष्ट्रीय प्रतीक बन गया। अब एक चीज और था, जो राष्ट्रवादी भावना बढ़ रही थी, इसमें देखा हमने लोक नृत्य हो गए, लोक कविताएं हो गई, लोक गीत हो गए, अलग अलग विचारधाराएं, ये तो काम कर ही रही थी। उसके साथ में जो भाषा थी, इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका थी। जैसे पोलैंड जो था ना, ये पोलैंड रशियन एम्पायर के अंडर में था, ठीक है। तो रशियन एम्पायर जैसे इन पोलैंड पर उन्होंने कब्जा किया था, तो उन्होंने क्या किया कि पोलैंड के लोगों को बहुत ज़्यादा दबाव डाला कि आप लोग, पोलैंड के लोग बोलते थे पॉलिश भाषा, ठीक है, पॉलिश भाषा। तो कहे कि पॉलिश भाषा भूल जाओ, और ज़बरदस्ती उनको क्या करने लगे कि हर जगह रशियन लैंग्वेज, रूसी भाषा सीखो, वही बोलना है। स्कूलों में भी रूसी भाषा जो है ज़बरदस्ती थोपा जाने लगा। तो रूसी शासन के खिलाफ कि हम पोलैंड के निवासी हैं, हम पोलिश भाषा से बोलते हैं, तो हम रशियन लैंग्वेज क्यों सीखें? क्यों सीखें हम रशियन लैंग्वेज? तो उसको लेकर के लोगों ने हथियार लेके बगावत कर दिया 1831 में। लेकिन सरकार ने क्या कर दिया, जो राजा थे उन्होंने इस आंदोलन को कुचलवा दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि जो पादरी, जो चर्च में लोग थे ना, पादरी लोग, तो वो पादरी लोगों ने क्या कर दिया कि रशियन लैंग्वेज में, उनकी जो बाइबल वाली किताबें होती है वो रशियन लैंग्वेज में थी, अब उसको ट्रांसलेट करके क्या करने लगे? पॉलिश भाषा का विरोध करने लगे। पॉलिश भाषा में अब वो जैसे उनका मास अटेंड होता था, जैसे हमारे में भजन कीर्तन होता है, वैसे ही क्रिश्चियंस में क्या होता है? मास अटेंड होता है, मास होता है हर संडे को, सैटरडे को। तो मास में वो उनका बाइबल पढ़ करके जो पादरी लोग होते हैं सुनाते हैं, तो उसको वो पालिश भाषा में बोल के लगे सिखाने।
बालिश भाषा में लोग पढ़ करके लोगों को सुनाते थे। तो इससे जो है रूसी अधिकारी क्या हो गए, गुस्सा हो गए और उन सारे के सारे पादरियों को जेल में डाल दिया गया। कई लोगों को साइबेरिया भी था। साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, -50, 60, 75 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है वहाँ पे। तो धीरे धीरे करके ये हुआ कि लोगों के अंदर में भी ये हुआ कि नहीं, पालिश जो भाषा थी वो क्या कर रूसी प्रभुत्व के खिलाफ, कि नहीं रशियंस को हम क्यों मानेंगे, उसके खिलाफ जो है ये विरोध का एक प्रतीक बन गया था। आने वाले सालों में क्या हो गया कि अब ये चारों तरफ हो रहे थे हंगामे। हंगामा होने के कारण में क्या होगा, जब जगह जगह विद्रोह होगा तो लोग खेती करेंगे नहीं। खेती करने से क्या होगा कि करेंगे नहीं, अब जब चारों तरफ लड़ाई मार काट होगा तो क्या होगा, आर्थिक तंगी आएगी ना। कि एग्रीकल्चर करेंगे नहीं तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा, उत्पादन होगा ही नहीं। तो उत्पादन नहीं होने के कारण ऊपर से अगर बाढ़ आ गया या फिर सूखा ही पड़ गया, बारिश ही नहीं हो रही या फसल ही बर्बाद हो जाती है, तो क्या हो जाती है, भूखमरी की समस्या हो जाती है। अनाज उत्पन्न हुआ तो खाएंगे लोग क्या। तो आर्थिक तंगी का दशक था, यानी 1830 से 1840 का जो दशक आप देखेंगे इतिहास में जाकर के, ऐसे 200-300 साल पहले, वो एक आर्थिक दशक का, आर्थिक तंगी का दशक था। लोग पैसे से जूझ रहे थे और उसके साथ में जनसंख्या भी डेली दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि एक फैमिली में सपोज दैट 2 लोग हैं और आज से 5 साल के बाद उसमें 6 लोग हो जा रहे हैं, 4 बच्चे और। तो बेरोजगारी बढ़ेगी ना। अगर आप कहीं भी कंपनी बंद होगी, आप एग्रीकल्चर करेंगे नहीं तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही। तो ग्रामीण क्षेत्र से अब क्या हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ रही थी, काम करने के लिए कोई स्थान नहीं, तो वहाँ पे लोग अपना घर द्वार छोड़ करके शहरों की तरफ जाने लगे। जब शहर की तरफ लोग जाते हैं तो उनको बोलते हैं आप्रवासी। ये कहाँ रहते थे जाके, शहर में झुग्गी बना करके झोपड़ियों में जा करके रहते थे और वहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। औद्योगिकरण भी शुरू हो चुका था उसी टाइम में यूरोप में। लेकिन जो औद्योगिकरण का सबसे ज़्यादा जो लाभ था वो मिला था इंग्लैंड को। वो क्यों? वो इंग्लैंड को इसलिए मिला कि इंग्लैंड जो है लगभग 60 देशों पर कब्जा था इनका, इंग्लैंड का। 60 देशों में भारत भी थे, चाइना भी था, श्रीलंका भी था। तो इन देशों से ये सस्ता सस्ता माल खरीद के लेके जाते थे, अपने इंग्लैंड में इसको बनाते थे। और यूरोप के बाकी, आपको पता है ना कि पूर्व हिस्से में ज़्यादातर गरीब देश थे और हम जितने 60 उपनिवेश वो गरीब तो थे ही। तो ये क्या करते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ था इंग्लैंड में। अब ये पूरा का पूरा अपना सामान बना करके ये क्या करते थे, यूरोप के गरीब देशों में लाके बेचते थे। अब ये इनके सामान, इंग्लैंड में बने सामान बहुत सस्ते भी होते थे और इनको बनाने में टाइम भी लगता था क्योंकि बहुत ज़्यादा मशीन का इस्तेमाल करते थे। तो इनके द्वारा बनाई गई मशीनों का जो प्रतिस्पर्धा है ना, कंपटीशन, वो ना तो यूरोपियन मार्केट कर पाए ना हमारे इंडियन मार्केट कर पाए। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते करते क्या हो गया, गरीबी और बढ़ती गई, गरीबी और बढ़ती गई। ऊपर से अभिजात वर्ग के जो लोग थे जिनकी बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थी, उनके ऊपर किसान खेती कर रहे हैं, वो तो किसानों को अलग से परेशान करते थे। लगान घटाने की बजाय, जो टैक्स होता था जमीन पे पैसा देना उसको लगान बोलते हैं, तो लगान घटाने की बजाय और बढ़ा देते थे। अब उस फसल की भी नुकसान हुई, फसल फसल नुकसान हुआ, फसल का नुकसान होगा तो उसकी कीमत बढ़ेगा, फिर से उनको टैक्स देना। अब क्या क्या करेंगे बेचारे। इससे क्या हो गई, भूखमरी की कंडीशन पैदा हो गई। खाने के लिए अनाज नहीं आया यार, तुमको टैक्स चाहिए, टैक्स चाहिए। ऊपर से उस जितने भी प्राइस बचे भी हैं वैसे क्या हो गया, उसके प्राइस हाइक हो जा रहे हैं। जो अनाज बचा भी है उसमें क्या हो गया, उसके प्राइस भी बढ़ जा रहे हैं, कीमत भी। कैसे कोई खरीदेगा। 1848 का साल एक ऐसा रहा जहाँ पे भोजन भी कम हुआ, बेरोजगारी भी इतनी भयंकर बढ़ी कि जो पेरिस के लोग थे, वो पेरिस के लोग कहाँ उतर गए, सड़कों पे। सड़कों पे उतर आए और इतना जबरदस्त हंगामा किया, इतना जबरदस्त कि जो लुई फिलिप था, लुई फिलिप कौन था वहाँ का राजा, उसको देश छोड़ के भागना पड़ा वहाँ से। नेशनल देश छोड़कर भाग गया। फिर लोग वहाँ पहुँचे कहाँ पे, नेशनल असेंबली में, कहा कि भाग, आज के बाद से राजा हमारे देश पे रहेगा नहीं, देश को चलाना ही नहीं आता है, चारों तरफ बेरोजगारी है, लोगों की चिंता नहीं है, भूख से मर रहे हैं, कुछ व्यवस्था करे, कुछ नहीं। तो लोगों, नेशनल असेंबली में लोग गए और वहाँ पे क्या कर दिया, प्रजातंत्र घोषित कर दिया। फिर से प्रजातंत्र घोषित कर दिया कि अब हमारा जो देश है, हमारे हम जो लोग कहेंगे वही हमारा शासक होगा, हम वोट दे के उसको चुनेंगे। और उसके साथ में सारे लोगों को, जितने भी सभी वयस्क पुरुष थे, महिलाओं को नहीं, वयस्क पुरुषों को, जिनकी भी उम्र 21 साल से उम्र, सबको वोटिंग राइट दे दिया गया। और ये कहा गया कि जितने भी, जिनके पास स्किल्स है नहीं है, उनको जो है जॉब देने के लिए क्या की जाएगी, कार्यशाला बनाई जाएगी।
अभी ये चल ही रहा था, तब तक एक साइड में क्या हो गया, उदारवादियों ने भी क्रांति कर दिया। ये अब देखिए, ये अभी जस्ट लास्ट स्लाइड में जो ये विद्रोह देख रहे हैं, 1848 में विद्रोह किसने किया बेसिकली? जो भूख से मर रहे थे, तड़प रहे थे, गांव में जो किसान थे, शहरों में वो जो गांव के लोग आए थे शहरों में, जिनकी जॉब चली गई थी, नौकरी चली गई थी, वो बेचारे कहाँ से खाएंगे पिएंगे? उन्होंने हंगामा किया। तो उदारवादियों ने इनका समर्थन भी किया। और उदारवादियों ने समर्थन किस बात का था कि इसमें समर्थन इस बात का था कि अरे यार चलो, ये अपने ही लोग हैं, इनका अगर साथ देंगे तो अगर कभी हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी हमारा साथ देंगे। तो इसको करके मध्यम वर्ग ने, उधार मध्यम वर्ग ही थे उदारवादी, जो लोग पढ़े लिखे थे, इन्होंने इसका क्या किया, साथ दिया क्रांतिकारियों का। तो उन्होंने कुछ, अब जैसे कि जर्मनी हो गया, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रियन हंगरी साम्राज्य में उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, उन्होंने एक हुआ ना कि राजा को कहा, हटा दिया कि पूरी की पूरी व्यवस्था हो गई, अव्यवस्था हो रही है चारों तरफ, लोग भूख से मर रहे हैं, राजा को कोई चिंता ही नहीं है। तो हमारे देश में क्या आना चाहिए, लोकतंत्र आना चाहिए, प्रजातंत्र आना चाहिए। और साथ में इन देशों में, जर्मनी में, इटली में, पोलैंड में, ऑस्ट्रियन हंगर एम्पायर में, मेल और फीमेल, स्त्री पुरुष सबने मिलकर के बात की एक ही चीज कि हमारे अंदर राष्ट्रीय एकीकरण होना चाहिए, हम एक देश के लोग हैं, एक साथ रहेंगे, और हमारे देश का एक संविधान होना चाहिए, उसकी लगी मांग होने। और मांग होने के साथ साथ में संविधान भी हुआ, संविधान लिखे हमारे देश का। और प्रेस को आज़ादी दीजिए, गुटबंदी की आज़ादी दीजिए, कि कोई भी अगर कोई काम कर रहा था, नहीं को उठा के उसको जेल में डाल दे। जैसे कि अभी देखे ना कि पोलिश भाषा में केवल बाइबिल पढ़ने के कारण जो है, वहाँ के राजा ने रसिया में क्या किया, उनको, पोलैंड के लोगों को जेल में डलवा दिया था। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके पास आज़ादी होनी चाहिए, सबके पास आज़ादी होनी चाहिए। अब जब हंगामा हो ही रहा था, तो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में, वहाँ पे पार्लियामेंट था, जर्मनी का पार्लियामेंट था फ्रैंकफर्ट में, शहर का नाम है फ्रैंकफर्ट। तो वहाँ पे क्या हो गया, लोग इकट्ठा हो गए। अब इकट्ठा होने वाले व्यापारी भी थे, जो प्रोफेशनल थे, जैसे वकील हैं, डॉक्टर है, वो सारे लोग इकट्ठा हो गए, कलाकार लोग इकट्ठा हुए, और ये एक साथ इकट्ठा हुए। और उन्होंने क्या कहा कि एक हमको जर्मन असेंबली बनानी है, जर्मन असेंबली बना करके सबको क्या करेंगे, वोट लेने का फैसला करेंगे। तो सारे लोग इकट्ठा हुए, लेकिन सारे लोग जो जर्मन असेंबली के लिए इकट्ठा हुए, इसमें केवल धनी लोग थे, गरीबों की जो मांगे थे, इन्होंने इसको दरकिनार कर दिया था। तो 18 मई 1848 में क्या हो गया कि इन्होंने अपने में जितने अमीर लोग थे, पढ़े लिखे अमीर लोग थे, इन्होंने अपने में से ही 1831 लोगों को चुन करके ये कहा कि आज से हम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के सदस्य हैं। इसमें ना तो गरीब थे, और ना ही जो राजा थे, राजा हैं, राजा के मंत्री हैं, ये लोग थे, दोनों नहीं थे। समझ रहे हैं? तो दोनों नहीं थे। तो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की तरफ चल पड़े। तो एक चर्च थी वहाँ पे, जिसका नाम था सेंट पॉल चर्च, वहाँ गए। और उन्होंने क्या किया, फटाक से कि जर्मन राष्ट्र, यानी जर्मन एक देश रहेगा। अभी तक जर्मनी नाम का कोई देश नहीं था, प्रसिया हुआ करता था, ठीक है। तो प्रसिया के अंतर्गत में ढेर सारे जो छोटे छोटे राज्य थे, उनको मिला करके कस्टम यूनियन बनाया गया था, ठीक है। कस्टम यूनियन बनाया गया था। तो इन्होंने क्या किया कि आज से प्रसिया को भी मिला करके, जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको मिला करके एक देश रहेगा, जिसका नाम रहेगा जर्मन। और इस देश का ये संविधान है। ये 831 लोगों ने मिल करके लिख दिया। अब हुआ ये कि आखिर ये देश तो बन गया, लेकिन इसका मालिक कौन होगा? तो मालिक देने में ये आया कि जो पार्लियामेंट को जवाब देने के लिए राजा को ही दे दिया जाए। तो राजा कौन से राजा? तो जो प्रसिया के राजा थे, उनका नाम था फेडरिक विल्हेम फोर्थ, यानी चतुर्थ। उनको जो है कहा गया कि ठीक है, आप हमारे राजा रहिए, लेकिन आप अपनी मन से काम नहीं करेंगे। हम 831 लोग चुन के आए हैं, हमारे देश का संविधान है, इसी के अनुसार जो हमें काम करना है। लेकिन क्या हुआ लेकिन क्या हुआ कि प्रसिया का जो राजा था, अभी है तो राजा के खानदान में पैदा, वो तो साथ ऐसे लोगों का देगा? बिल्कुल नहीं। उसने क्या किया, इस मांग को ठुकरा दिया, और संसद का विरोध करने के लिए अगल बगल के जितने भी राजा थे, उनसे जाके हाथ मिला लिया। कहा कि आप एक काम करिए, आप अपनी सेना भेजिए, हमको इन लोगों को क्या करना है, अपने देश से निकालना है, जेल में डालना है। जाके अन्य राजाओं से हाथ मिला। अब क्या हुआ कि जो अभिजात वर्ग था, यानी अभिजात वर्ग जो राजा के खानदान से होते थे, बड़े बड़े लोग, और सेना द्वारा पार्लियामेंट का विरोध बढ़ रहा था कि पार्लियामेंट किस काम के, जब तक इसको अप्रूवल मिलता नहीं है।
तो ऐसे करके अब पार्लियामेंट का विरोध बढ़ने लगा, तो इसका सामाजिक आधार भी हो गया कमजोर, जिसमें मध्य वर्ग था। मजदूर और कारीगरों को चूंकि आप इसमें शामिल ही नहीं किए थे और उनकी मांग आपने मानी नहीं, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उनका समर्थन भी हट गया। आखिरकार राजा बलाए अपनी सेना और असेंबली को क्या कर दिया, उसने समाप्त कर दिया। बाकी जो लोग बचे थे उनको उठा के कर दिया जेल में। अब ये जो उदारवादी आंदोलन हुआ, इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और फिर भी हिस्सा लिया था, लेकिन असेंबली का जो चुनाव हुआ उसमें वोटिंग राइट नहीं दी गई थी। इसने वोटिंग राइट इन्होंने नहीं दी थी। देखिए किसका किसका बेइज्जती किया इन्होंने। ये बेइज्जती किया इन्होंने मजदूरों, कामगारों का, महिलाओं को, यहाँ तक कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया आंदोलन में। और उनको जब वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की बैठक हुई थी, संविधान लिखा गया था, उनको बाहर बैठाया था। सोच सकते हैं, अंदर उनसे कोई ना राय ली गई, कुछ नहीं किया गया उनके साथ भी। तो ये भी उनके एक तरीके की बेइज्जती ही थे। तो सेम तरीके से जो रूढ़िवादी ताकतें थीं, राजा, उनके सगे संबंधी, उन्होंने क्या किया, उदारवादी आंदोलनों को कुचल दिया। लेकिन कुचल तो दिया, बट जो पुरानी व्यवस्था थी वो बहाल नहीं हो पाया। पुरानी व्यवस्था का मतलब प्रजातंत्र आ गया था ना, फिर से राजतंत्र हट गया था। तो राजा सोचे कि फिर से प्रजातंत्र आए, लेकिन वो व्यवस्था फिर से आया नहीं। तो 1948 के बाद से बहुत बार संघर्ष हुआ। फिर लोग खड़े होते थे, संघर्ष होता था, राजा उनको कुचलवाते थे। फिर किसी देश के किसी शहर, किसी कोने में फिर संघर्ष होता था। इतनी बार संघर्ष लोगों ने किया कि अब राजा को ये बिलीव हो गया कि भैया अब ज्यादा लंबे समय तक राजगद्दी पे बैठे रहना मुश्किल है, मुश्किल है, अब तो हमको हटना ही पड़ेगा। तो लास्टली इन्होंने, जो भी राष्ट्रवादी आंदोलनकारी लोग थे, उनकी बात को मान लेना ही उचित समझा। इसीलिए मध्य, बीच वाले और पूर्वी जो यूरोप के राजा थे, बदलावों को अपनाना क्या कर दिया, उसने शुरू कर दिया। जैसा कि 1815 से पहले वो यूरोप था, याद है ना, नेपोलियन के टाइम में। उसके बाद में वो एक संधि हुई थी ऑस्ट्रिया की कैपिटल में, वियना संधि, जिसके बाद में फिर से जो है मोनार्की को अपना लिया गया था। तो ऐसे करके पश्चिमी यूरोप में जैसा हुआ करता था 1815, यानी फ्रांस में जो क्रांति आई, राजगद्दी हटा दिया गया, संविधान बनाया गया, सारे लोगों को वोटिंग राइट दिया गया, डेवलपमेंट के काम किए गए, इंडस्ट्री लगवाई गई, जॉब्स दिए गए, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स बनवाई गई। तो ये हुआ था पूरा का पूरा वेस्टर्न में। तो ये सारी चीज़ें ईस्टर्न यूरोप में भी अपनाई जाने लगी। लेकिन एक अंतर आप याद रखेंगे कि आज भी आप यूरोप में जाएंगे तो यूरोप का जो वेस्टर्न पोर्शन है ना, ये वेस्टर्न पोर्शन ये बहुत अमीर है, बहुत अमीर है। और आज भी जितने, ऐसा नहीं कि यूरोप में भी गरीब लोग नहीं हैं, बहुत गरीब कंट्री हैं। आप ईस्टर्न पोर्शन में जाएंगे, बहुत गरीब आपको कंट्री मिल जाएंगे। वहाँ पे भी गरीबी, जैसे इंडिया में गरीब है, लेकिन वो थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड वाले गरीब होते हैं, लेकिन गरीब हैं। जितना डेवलपमेंट वेस्टर्न पोर्शन है, उतना डेवलपमेंट ईस्टर्न पोर्शन नहीं है। ठीक है ना। तो इन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए, शुरू किए बेसिकली। पता ही है कि दास प्रथा चल रही थी, कौन से साइड में, ईस्ट साइड में, तो दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। हैम्सबर्ग हैप्सबर्ग ये कहाँ था, जो ऑस्ट्रिया और हंगरी का जो एम्पायर था ना, उसी में एक शहर हुआ करता था। शहर नहीं आप बोल सकते, छोटा सा राज्य ही था हैम्सबर्ग। तो इसने इसने क्या किया कि उपनिवेश थे, रूस में दास प्रथा खत्म कर दी, बंधुआ मजदूरी खत्म कर दी, किसी को गुलाम बना के काम नहीं करवाना है अब। एंड देन 1867 में जाके हैप्सबर्ग के जो शासक थे, उसने क्या किया, जो हंगरी, अभी बोला ना कि हंगरी और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिला के एक एम्पायर था। एम्पायर था, एम्पायर था, यानी साम्राज्य था। तो साम्राज्य के जो शासक थे हैप्सबर्ग के, उन्होंने हंगरी को कुछ और सहायता दे दी। और कुछ समय के बाद में, कुछ सालों के बाद में, हंगरी भी एक स्वतंत्र देश बन गया, ऑस्ट्रिया भी एक स्वतंत्र देश बन गया। ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो बड़े बड़े एम्पायर थे टूटते गए और छोटे छोटे देश बनते गए। एक लेक्चर और रह गया इस चैप्टर का, जो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।